मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्रेयंका गुप्ता एकलव्य IAS एकेडमी के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने कल प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाश की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल क्या होती है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। इतनी चीज़ें हमने कल पढ़ चुकी थी। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण, विवर्तन इट मीन्स डिफ्रैक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे डिस्पर्शन। क्लियर? तो हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? परावर्तन हम लोगों ने कल पढ़ा था कि परावर्तन में सिर्फ एक ही मीडियम होता है, कि कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में ही आपतित होती है और उसी माध्यम में वो वापस परावर्तित हो जाती है, इंसिडेंट होती है और उसी माध्यम में वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर? तो जब हम यहाँ परावर्तन की बात कर रहे हैं मतलब हम एक माध्यम की बात करेंगे। अब इसी में हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे लिए अपवर्तन वाला पोर्शन जानना जरूरी है। 3 डायग्राम इसके। पहला डायग्राम हमारा ये वाला हुआ, मीडियम हमने लिया वायु, ये आप ले सकते हो यहाँ पे कांच या पानी, जल, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब एज इट इज जैसे अपवर्तन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर? आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम वापस रिपीट करते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई भी रे ऑफ जो लाइट होती है वो इंसिडेंट होती है किससे? सघन माध्यम से, डेंसर मीडियम से, तो वो अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है। क्लियर? ये हो गई हमारी नॉर्मल लाइन, ये हो गई हमारी इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। इसके बीच बनने वाला एंगल ये होता है I, ये होता है R। कल हम लोगों ने अपवर्तन के 2 नियम पढ़े थे। पहला नियम ये पढ़ा था कि आपतित किरण आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, अभिलंब, ये तीनों एक ही रेखा पे बनते हैं। दूसरा नियम था हमारा म्यू इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट तो हमारा यही है, ये कल का रिवीजन भी हो गया आप लोगों का कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया, अपने अभिलंब से दूर हट गया। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट डायग्राम। अब क्रांतिक कोण कैसे बनता है, क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड डायग्राम, क्रांतिक कोण का। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। क्लियर? अब क्रिटिकल एंगल कैसे क्रिएट होता है, इसमें भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ये होगी हमारी नॉर्मल लाइन, ये हो गया हमारा सरफेस, ये हो गया वायु, ये हो गया कांच, 2 मीडियम। जब कभी भी सघन माध्यम से, डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराई जाती है तो इसको धीरे धीरे इतना बढ़ाया जाता है कि ये वाला एंगल बढ़ते बढ़ते 90 एंगल हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स वो अपने ही सरफेस पे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये अपने ही सरफेस पे आ जाती है। इसका मतलब क्या? क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अब वो कैसे 90 डिग्री? कि जैसे जैसे यहाँ पे इंसिडेंस रे का एंगल बढ़ाया जाता है, इट मीन्स जैसे जैसे हम I को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे I इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इसका डिस्टेंस भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ये एंगल भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है।
और जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता है एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पे आई इतना बढ़ा दिया जाए कि ये वाला जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बिल्कुल इसके सरफेस पे बनता है। ठीक है, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। किस एंगल में कि जितना ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए, एक स्थिति ऐसी आती है बढ़ाने में कि ये क्या होता है, इस अभिलंब से 90 डिग्री पर ये रिफ्रैक्टेड रे बनती है और इसका एंगल हो जाता है 90। इट मीन्स होता है R इक्वल्स टू 90। उस सिचुएशन में इसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्लियर है? पहले क्या हुआ, नॉर्मल अपवर्तन का लगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो वो अभिलंब से दूर हटते गई। सेकेंड कि भाई क्रांतिक कोण कैसे बनता है, तो क्रांतिक कोण बनने का होता है कि जैसे जैसे इंसिडेंस रे के एंगल को बढ़ाया जाए वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड रे का एंगल मतलब R भी बढ़ता जाता है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब वो अपने सरफेस पे ही अपवर्तित हो जाती है तो उसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण 90 एंगल का। अब तीसरा डायग्राम हम पढ़ेंगे TIR, इट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या था, इसको हमने नॉर्मल किया, इसको हमने थोड़ा बढ़ाया तो वो क्या हुआ 90। अब तीसरे डायग्राम में आता है कि जब हम सघन माध्यम से, ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम, जब हम सघन माध्यम की आपतित किरण को या इंसिडेंस रे के एंगल को और ज़्यादा बढ़ाते जाते, किससे ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल में हमने जितना बढ़ाया उससे ज़्यादा जब हम उसका वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है ये वापस अपने ही माध्यम में लौटने लगती है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ 360 एंगल पे घूमती है, बिल्कुल एज इट इज़ हमारा प्रोसेस वैसा ही चल रहा है। तीनों डायग्राम हम बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे कि ये कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एंगल लिया, ठीक है, इंसिडेंस रे हुई, ये हुआ हमारा आई, हमने इसको इतना बढ़ाया है कि ये एक टाइम के बाद क्रिटिकल एंगल के बाद, ध्यान रखना है TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्रिटिकल एंगल के बाद का होता है कि इससे और ज़्यादा जब बढ़ाते तो वो अपने ही मीडियम में वापस आती। मतलब अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अभी तक हम ये रिफ्रैक्टेड पढ़ रहे थे, मतलब अपवर्तित पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि ये दो माध्यमों के बीच हो रही थी। अब हम इसको परावर्तक क्यों पढ़ेंगे या परावर्तित किरण क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो अपने ही माध्यम में, यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, कांच। ठीक है, तो ये कांच में ही क्या हो रही है, इसी सरफेस में इंसिडेंस हो रही है और इसी सरफेस पे क्या हो जा रही है, वापस आ जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। इसलिए हम इसको कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। I इक्वल्स टू I और ये हो गया एंगल R, ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? हमने अपवर्तन से परावर्तन तक हम कैसे पहुँचे, ये इसके तीनों डायग्राम में, ये इसका पूरा प्रोसेस है। बस दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे जैसे घड़ी की सुई या कोई भी चीज़ 360 घूमती है, ठीक है, वैसे ही बिल्कुल हमारा अपवर्तन के बाद क्रांतिक कोण के बाद वापस हम परावर्तन में पहुंच जाते हैं। और जब वापस परावर्तन होता है तो हम उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हम लोग डेली लाइफ में कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल तो आपके माइंड में आ चुका होगा कि हीरे का चमकना। हमने हमेशा से पढ़ा है कि हीरे का चमकना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। अब हीरा कैसे चमकता है भाई, हीरे का चमकना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कैसे वर्क करेगा हीरा। सपोज ठीक है, ये हीरा है हमारा। अब इसके बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि ये एक माध्यम होगा और ये एक माध्यम, दो माध्यम हुए हमारे। अब यहाँ पे अगर हम कोई लाइट को इंसिडेंस कराते हैं, सपोज यहाँ से ये लाइट इंसिडेंस हुई रेयर मीडियम से,
गई डेंसर मीडियम में चली गई, ये हुई हमारी नॉर्मल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि TIR हमने पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, मतलब एक ही माध्यम में काम करेगा, ये एक ही माध्यम में होगा, मतलब सारी की सारी जो भी रेज हैं वो इन्हीं के अंदर में एक दूसरे से टकराएंगी, और जब टकराएंगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होंगी एक दूसरे से और हीरा चमकदार दिखाई देगा। कैसे, सपोज ये यहाँ से हुई, इंसिडेंस हुई और यहाँ गई, यहाँ जाने के बाद ये टकराई, टकराने के बाद यहाँ आई, ये हुई रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर गई। इस तरह से ये सारे की सारी जो रेज हैं ये इसी मीडियम में, हीरे के अंदर में ही एक दूसरे से टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, जिसके कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। क्लियर। सेकंड होगा आपका मृगमरीचिका। आप लोगों ने सुना होगा कि जो रेतीली ज़मीन होती है, जैसे रेगिस्तान की बात करते हैं, तो बहुत दूर से जब हम देखते हैं तो हमको कुछ पानी जैसा दिखाई देता है, तो उसका भी कारण क्या है, रिफ्लेक्शन, क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो उनके कण पे पड़ती हैं, जिसके कारण हमको एक डिस्टेंस से, एक दूरी से वो हमको रिफ्लेक्ट दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ता है, जिससे हमको लगता है कि वहाँ कुछ दूरी पर पानी है, लेकिन वहाँ जाने से हमको पता चलता है कि वहाँ पानी नहीं, रेत है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। अच्छा, एक चीज़ और, इसका एक एग्जाम्पल होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों ने सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर भी कंप्लीटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही बेस्ड होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर एक अलग डिवाइस है, इसका पूरा अलग से टॉपिक भी होता है, लेकिन हमको सिर्फ अभी इतना पढ़ना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ऑप्टिकल फाइबर भी यूज होता है, या ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही उसमें सारा प्रोसेस होता है। क्लियर। चौथा एग्जाम्पल है हमारा एंडोस्कोप। एंडोस्कोप आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर एक पतला सा वायर हमारे शरीर के अंदर डालते हैं और उसमें से वो लाइट भेजते हैं, और फिर उनको जो भी अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो उनको दिखती है। उसमें भी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही यूज़ होता है। जब लाइट इंसिडेंस कराई जाती है किसी पाइप में, सपोज ये यहाँ पे कुछ है जो दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होती है, लाइट इंसिडेंस होती है, वो ऐसी जाती है और वापस इससे रिफ्लेक्ट होकर वो इधर आती है। तो ये इसका मतलब कि ये भी एक ही माध्यम में रिफ्लेक्ट हुई। तो एंडोस्कोप में भी जो परावर्तन होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही हमको अंदर की चीज़ें दिखाई देती है। क्लियर। तो आज हमने पढ़ा अभी पहले तो अपवर्तन, फिर क्रांतिक कोण, और उसके बाद में पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, अब भाई प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन को अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो होता है फैलाव। ठीक है, प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव। अब प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण, ये दोनों चीज़ें हम साथ साथ पढ़ेंगे। वर्ण विक्षेपण क्या होता है ये तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी लाइट होती है, चाहे हम सूर्य की रोशनी लें, चाहे हम सफ़ेद लाइट की बात करें, वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। क्लियर। जब उसको प्रिज्म में इंसिडेंट कराया जाता है तो वो अपने 7 रंग में विभाजित हो जाती है। अब इस प्रकीर्णन से, स्कैटरिंग से और वर्ण विक्षेपण से कई क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वर्ण विक्षेपण, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया एक प्रिज्म। क्लियर। अब यहाँ से हम एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराते हैं और ये इसमें रिफ्रैक्ट होती है और ये कुछ 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, रंग आप लोगों को पता है,
चलो हिंदी में लिख लेते हैं आज। ठीक है, कल इंग्लिश में लिखा था, आज हिंदी में लिख लेते हैं। बेजानी हपी नाला, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये वॉयलेट होता है, ये जामुनी, ये नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल कलर। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई इनके जो बीच का कलर होता है, मध्य का कलर, वो कौन सा होता है? तो वो होता है हरा। ठीक है, कभी भी हरा से चेंज नहीं होगा, हरा ही रहेगा, क्योंकि 7 रंग है तो 7 का बीच का निकाल लो, हरा ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं पहले स्कैटरिंग की। तो स्कैटरिंग कैसे हुई कि हमने ये इंसिडेंस कराई, रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराई, ये था प्रिज्म, प्रिज्म में रिफ्रैक्ट हुई और ये जाके अपने 7 रंग में फैल गई, तो हम इसको कहेंगे, इसका यहाँ पे स्कैटरिंग हुआ, स्कैटर्ड हो गई लाइट और ये अपने 7 रंगों में विभाजित हो गई। क्लियर? अब इसमें बात करते हैं हम वर्ण विक्षेपण की। तो वर्ण विक्षेपण मतलब होता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट का, प्रकाश का अपने रंगों में विभाजित हो जाना डिस्पर्शन कहलाता है, जो कि ये 7 रंगों में विभाजित हुआ है। क्लियर? अब हम बात करेंगे तरंग दैर्घ्य, इसके वेवलेंथ की और इसके प्रकीर्णन की। तो 2 कलर का हम देखते हैं, बैगनी कलर का और लाल कलर का। ठीक है, अब प्रकीर्णन, सबसे ज़्यादा फैलाव जो होता है वो होता है इसमें, मतलब इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और इसका प्रकीर्णन कम होता है। इसका प्रकीर्णन कम होता है। जाहिर सी बात है कि बैगनी रंग सबसे पहला रंग है, उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा कम होगा। इसको भी हम आगे समझेंगे कि कैसे। उसके बाद जब तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। क्लियर? ये 2 चीजें आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो कि बैगनी रंग का फैलाव बहुत ज्यादा होता है और इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है जबकि इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है। अब इसको कैसे समझें भाई? क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो लगभग नीले के यहाँ कितने कलर हैं? 3 कलर। हमने देखा कि जो बैगनी कलर है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब वो फैलता बहुत ज़्यादा है, स्प्रेड होता है, स्कैटरिंग होती है उसकी। तो यहाँ पे 3 कलर क्या हैं? लगभग नीले हैं। तो जब ये आपस में इनका प्रकीर्णन होता है तो इनके कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं और हमको इसी रंग की चीज़ दिखाई देती है। मतलब आसमान हमको नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बैगनी, जामुनी और नीला, इन तीनों का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिसके कारण हमको आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं कि क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन में क्यों? क्योंकि बैगनी, नीले और जामुनी कलर का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिसके कारण ये तीनों आपस में मिलके इतने ज़्यादा प्रकीर्णित होते हैं कि इनके कंपैरिजन में हमको ये कलर सर्वाधिक दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है और आसमान हमको नीला दिखता है। क्लियर? अब दूसरी बात करें हम लाल के एग्जाम्पल की, तो हम सभी ने देखा है कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो हमको लालिमा दिखती है, कोई और कलर नहीं दिखता। ठीक है, हमको लालिमा ही दिखती है। अभी क्यों लालिमा दिखती है भाई? जैसे ये हमारी पृथ्वी इलिप्टिकल शेप में है। ठीक है, अब सूर्य की 3 पोजीशन हम मान के चलते हैं। पहली ये यहाँ, यहाँ और एक होती है यहाँ। सपोज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस,
इन दोनों का डिस्टेंस सेम है और इसका डिस्टेंस बहुत पास है इससे। क्लियर। अब कैसे भाई, जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है तो उसमें हमको सबसे ज़्यादा लाल कलर दिखाई देता है, पूरा रेड रेड कलर दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, वो फैल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन कम होना और तरंग दैर्घ्य का ज़्यादा होना, इसी के कारण हमको सूर्योदय में और सूर्यास्त में लाल कलर दिखता है। ठीक है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण लालिमा दिखती है और बाकी सारे कलर क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त में हमको लाल कलर दिखता है। अब जब हम बात करें कि कहते हैं जब दोपहर होती है और सूर्य हमारे सिर के ऊपर आता है तो कुछ वाइट कलर का दिखता है। तो क्यों वाइट दिखता है? क्योंकि ये हमसे पास होता है और जब पास होता है तो ये सारे रंग आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है, ये जब सारे रंग आपस में मिले होते हैं तो कौन सा कलर बनता है? वाइट कलर बनता है। ठीक है, जिसके कारण हमको दोपहर के समय सूर्य वाइट दिखाई देता है और फिर जब वो सूर्यास्त के समय आता जाता है तो हल्का लाल होता जाता है, क्योंकि वो दूर होता है, तरंग दैर्घ्य उसकी बढ़ती है, प्रकीर्णन मतलब उसका फैलाव कम होता है और जिसके कारण यहाँ पे हमको जनरली रेड कलर ही दिखता है। क्लियर। तो आसमान का नीला दिखना, बैगनी रंग, जामुनी रंग और नीले रंग के प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण दिखता है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण हमको यहाँ पे लालिमा दिखाई पड़ती है। क्लियर। ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। ठीक है, हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष का कलर कैसा दिखाई देता है। तो हम सबको पता है कि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, पर फंसता इंसान कहाँ पे? जब उसके कलर के क्रम पूछ दिए जाते हैं। अब क्रम पूछ दिया, भाई हमको तो पता है कि बैगनी से लाल ही होता है हमेशा क्रम, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इंद्रधनुष में कभी भी देखना, जब आप देखोगे तो सबसे नीचे का कलर आपको लाल दिखाई देगा और सबसे ऊपर का कलर आपको कुछ बैगनी सा दिखाई देगा। अब वो क्यों होता है, उसका भी एक कारण है। ठीक है, जब कभी भी प्रकाश किन्हीं कई माध्यमों से टकराता है, ठीक है, अब बारिश में ही दिखता है ना इंद्रधनुष, और बारिश मतलब वो एक माध्यम हुई। भाई यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है, ये बारिश हो रही है। अब सूर्य की किरणें जब इस बारिश से टकराती हैं, जब इस पानी की बूंद से टकराती हैं, तो वो एक माध्यम से टकराई, फिर वो इससे टकराई, फिर इससे टकराई, ऐसे कर करके वो क्या होती है, कई माध्यमों में से टकराती हैं, और जिसके कारण जो कलर है, जो 7 कलर्स का जो सीक्वेंस है, जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो हमको रेड से वॉयलेट की तरह दिखाई देता है। और इंद्रधनुष का भी यही कारण होता है कि कोई भी प्रकाश की किरणें जब कई माध्यमों में से टकराती हैं तो कभी कभी उनका क्रम उल्टा हो जाता है और इंद्रधनुष का जो क्रम है वो लाल से नीला दिखाई देता है। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि क्रम हमेशा बैगनी से ही लाल हो, लाल से नीला भी दिखाई देता है, बैगनी भी दिखाई देता है। और इंद्रधनुष का है वर्ण विक्षेपण में भी आता है एग्जाम्पल, और किस में आता है, क्रम को बदलने में भी, कि अगर प्रकाश की किरण कई माध्यम से होकर गुजरती है तो वो अपना क्रम चेंज कर देती है। क्लियर है। तो आज हमने पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन, फिर हमने पढ़ा क्रांतिक कोण, फिर पढ़ा पूर्णांतरिक परावर्तन, फिर हमने पढ़ा वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन। वर्ण विक्षेपण में हमने पढ़ा कि लाल रंग और बैगनी रंग की प्रकीर्णन क्या होता है, कम, बैगनी रंग का सर्वाधिक होता है, लाल रंग का कम होता है। तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की कम होती है तो लाल रंग की सर्वाधिक होती है। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि बैगनी, जामुनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिसके कारण वो तीनों कलर आपस में मिलके हमको लगभग नीले कलर दिखाई देते हैं और आसमान नीला दिखता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमको सूर्य लाल दिखने का कारण उसके तरंग दैर्घ्य के ज़्यादा होने का है। क्लियर। तो
परावर्तन आपने पढ़ा था वो एक ही माध्यम में होता है, एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। जिस माध्यम में रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराई जाती है उसी माध्यम में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा परावर्तक पृष्ठ क्या है? वो है मिरर। ऑलमोस्ट इसको 100% रिफ्लेक्टेड सरफेस मानते हैं। ठीक है, वैसे तो दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको 100% माना जाए, पर फिर भी जो मिरर होता है वो 100% काम करता है। अब मिरर के पीछे क्या होता है? कांच के पीछे चांदी की परत चढ़ाई जाती है और चांदी की परत के पीछे एक कॉपर की परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण जो रे ऑफ लाइट जब दर्पण में इंसिडेंट होती है तो वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ती है, जिसके कारण हमको जो भी दर्पण के सामने रखा हुआ है या जो भी दर्पण के सामने खड़ा हुआ है वो क्लियर इमेज हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्लियर? अब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण होता है प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में। क्लियर? कॉनकेव मतलब और कन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज समतल दर्पण के बारे में। अब समतल दर्पण क्या होता है, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसे काम करता है, उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो समतल दर्पण पढ़ने के पहले समतल दर्पण, अब भाई समतल दर्पण पढ़ने के पहले हमको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि समतल दर्पण या किसी भी दर्पण में कभी भी जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम प्रतिबिंब की बात करेंगे। जैसे अभी ये एक सपोज हमारा दर्पण है। ठीक है, ये हमारा दर्पण है, ये इसका सरफेस है। हमने यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है और जब हम इससे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो ये उसी मार्ग में टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर? फिर हम जब दूसरी रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराते हैं तो वो उसी मार्ग में टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जब इन दोनों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो इस बिंदु पर ये प्रतिबिंब बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है जैसे ये A और B, तो ये बन गया A' और B'। क्लियर? अभी हम सिर्फ डायग्राम के बाद हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या है इसमें। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंस रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई हमारी इमेज, ये है सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर आप इमेज देख रहे होंगे कि ए बी हमने लिया हुआ है, यहाँ भी बिल्कुल ए बी सीधा बना हुआ है, इसका प्रतिबिंब बना है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब इमेज, ध्यान रखना कभी भी प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणें जब किसी बिंदु पर काटती हैं, किसी बिंदु पर कटती हैं या कटती हुई प्रतीत होती हैं, तब प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो प्रकाश की किरणें जरूरी होती हैं। दो प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु पर आके मिलती हैं तो वहां पर एक इमेज क्रिएट होता है, एक प्रतिबिंब बनता है। ये मिनिमम 2 होती है और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। मतलब प्रतिबिंब बनने के लिए मिनिमम 2 प्रकाश की किरणें हमें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो जब कोई भी 2 प्रकाश की किरणें एक किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तब जाके प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
अब ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रकाश की कोई भी दो या दो से अधिक किरणें जब किसी बिंदु पर काटती हैं, जब किसी बिंदु को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। पहला है काटती हैं और दूसरा था कि काटती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत होती है, यही दो कंडीशन होती है हमारे पास। ठीक है, प्रतिबिंब में तो जब कोई भी प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणें किसी बिंदु पर किसी बिंदु को काटती हैं, किसी बिंदु को काटती हैं, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब किसी बिंदु को काटती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वो हमेशा उल्टा बनता है। और जब किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं तब जाके हमारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। काटती हुई प्रतीत होती है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, बस इतना ही कि इमेज कैसे बनती है। इमेज कैसे बनती है कि भाई कभी भी इमेज बनने के लिए हमको दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चाहिए होती है। मतलब कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तब उस बिंदु पर हमको एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। वो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल इमेज। अब वास्तविक प्रतिबिंब जब दो प्रकाश की किरणें या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर काटती हैं, ठीक है, तब बनता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब जो हमेशा उल्टा बनता है। और जब काटती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है जो कि हमेशा सीधा बनता है। अब इसको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से उठाइए, आभासी का सी ले लीजिए, सी से होता है सीधा। तो बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आभासी में सीधा प्रतिबिंब बनता है तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि वास्तविक में प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। आभासी का सी से हुआ सीधा, प्रतिबिंब बनेगा सीधा। अब जब कोई भी चीज़ को आभास किया जाता है, इमेज किया जाता है, मतलब वो प्रतीत होता है, एक्चुअल में वो वहाँ होता नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब कोई विकिरण है वो किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी से उठा लीजिए सी, तो सी से हो जाएगा सीधा, तो इमेज हमारी बनेगी सीधी। वास्तविक बनेगा तो वास्तविक में एक्चुअल में वो काट रही होगी तो ये बन जाएगा वास्तविक, और जिसका प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। क्लियर? तो ये था हमारा प्रतिबिंब। अब आगे कि यहाँ पर हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को समझिए। इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, हमने लिया एक वस्तु ली हुई है, यहाँ पे एक सरफेस रखा है, मिरर है समझ लो, ठीक है। मिरर में यहाँ से हमने रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराई, ये रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंस जो रे है वो रिफ्लेक्ट हुई, वो उसी माध्यम में वापस लौट गई। दूसरी भी हमने इंसिडेंस कराई, दूसरी भी उसी माध्यम में वापस लौट गई। जब इन दोनों को पीछे की ओर मिलाया गया, यहाँ भी देखो अभी हम मिनिमम 2 की बात कर रहे हैं, जब इन दोनों को पीछे की ओर मिलाया गया तो ये किसी बिंदु पर मिली, और जिस बिंदु पर मिली वहाँ पर उसकी इमेज एक्चुअल में बन गई। क्लियर? तो ए बी की इमेज हमको दर्पण के पीछे कैसी मिली, ए डैश और बी डैश मिली, ठीक है। अब इसमें कैसी कैसी, भाई इमेज बिल्कुल सीधी मिली हमको,
सीधी थी। जो प्रतिबिंब मिला वो बिल्कुल कैसा मिला हमको, सीधा मिला। इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रतिबिंब कैसा था, बिल्कुल सीधा। अब जब सीधा हुआ मतलब कौन सा प्रतिबिंब आया, वास्तविक की आभासी, तो ये प्रतिबिंब था हमारा आभासी। दूसरी चीज, सरफेस से जितने डिस्टेंस पे वस्तु रखी होती है उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनती है। क्लियर? इसका मतलब कि सरफेस से वस्तु के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ हम अगर लेते हैं d डिस्टेंस, तो इस इमेज की डिस्टेंस भी हमको क्या मिलेगी, d। मतलब क्या हुआ कि सरफेस से वस्तु के बीच की दूरी और इसी सरफेस से बनने वाले प्रतिबिंब के बीच की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रहेंगी। पहला कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। अगर सीधा बना तो ऑब्वियस सी बात है आभासी होगा, अगर यहाँ उल्टा होता तो ये होता है वास्तविक। ठीक है, फिर वस्तु और प्रतिबिंब की इस सरफेस से दूरी बराबर होगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, आपको थियोरेटिकल भी पूछा जा सकता है कि भाई अगर हम बात करते हैं समतल दर्पण में, तो किसी भी सरफेस से अगर वस्तु की दूरी ले ली जाए 3 मीटर, तो उसी वस्तु की दूरी उस सरफेस प्रतिबिंब की दूरी उसी सरफेस से कितनी होगी, तो वो भी कितनी दूरी पे बनेगा, 3 मीटर पे। क्लियर है? तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वो तीसरा पॉइंट है वेग की बात करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी की। जब कभी भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और फिर हम मिरर की ओर बढ़ने लगते हैं, ठीक है, तो पीछे से जो प्रतिबिंब बनता है वो भी हमारी ओर आगे आने लगता है। अब उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, वो कैसे आगे आता है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो d है ये दोनों तो सेम रहेंगे, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ पर को ए बी जो है ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, ठीक है, और किधर जाता है, दर्पण की तरफ जाता है, सरफेस की तरफ जाता है, तो इमेज भी बिल्कुल v वेलोसिटी से कहाँ आएगी, दर्पण के पास आएगी। ठीक है, अगर ये ध्यान रखना जो बोल रहे हैं उस पे कि अगर वस्तु दर्पण की तरफ v वेलोसिटी से जाती है तो इमेज भी दर्पण की तरफ v वेलोसिटी से जाएगी। ये हुआ पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या होता है कि यदि वस्तु v वेलोसिटी से दर्पण के सरफेस की तरफ या दर्पण की तरफ जाती है और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रतिबिंब वस्तु की तरफ कितने वेग से आगे बढ़ता है, तब वहां पर होगा इसका आंसर 2v। क्लियर? मतलब यदि ये 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही है दर्पण की तरफ, तो इमेज जो है वो दर्पण की तरफ 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। लेकिन यदि क्वेश्चन कर दिया जाए कि जो इमेज है वो वस्तु की तरफ कितने वेग से आगे बढ़ती है, तो ये हो जाता है आपका 2 × 5, इट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे बढ़ती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब दो वेलोसिटी की बात की जाए तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, इन दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाती है, जिसके कारण हम यहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी प्रतिबिंब जब वस्तु की ओर उसी वेग से आगे बढ़ता है तो वो दुगना हो जाता है उसका वेलोसिटी। क्लियर है?
ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान रखना कि वो पूछ क्या रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की तरफ कितने वेलोसिटी से जा रहा है कि दर्पण की तरफ। यदि दर्पण की तरफ जाएगा तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। यदि पूछा जाएगा कि इमेज इस वस्तु की तरफ कितने वेग से आगे बढ़ता है तो कभी भी ध्यान रखना उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? चलो, ये 3 बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, अब बात आती है यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि किसी पे समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु रखी हुई हो, 2 समतल दर्पण यदि किसी थीटा कोण पे रखे हों और उन पे प्रतिबिंब बनता है तो वो कितना प्रतिबिंब बनता है, मतलब कितने एंगल पर ये 2 दर्पण आपस में रखे होते हैं। ये 2 दर्पण हैं, ठीक है, इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है यदि 2 समतल दर्पण किसी थीटा एंगल पर रखे हुए होते हैं और इनके सामने यदि कोई वस्तु रख दी जाती है, यदि कोई वस्तु रख दी जाती है तो इन दोनों समतल दर्पण में इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि थीटा एंगल है और 2 समतल दर्पण रखे हुए हैं इस एंगल पे, तो भाई इसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना, जब कभी भी ये 2 दर्पण किसी थीटा एंगल पर रखे होते हैं और उनमें एक वस्तु का प्रतिबिंब पूछा जाता है तो वो हमेशा विषम संख्या में उसका आंसर आता है। क्लियर है? अब कैसे? सपोज हम यहाँ पे मानते हैं कि थीटा का एंगल है 60 डिग्री। 2 समतल दर्पण कितने एंगल पे रखे हुए हैं? 60 डिग्री पे। अब इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है, हमको निकालना है कि इन दोनों समतल दर्पण में अगर ये इतने एंगल पे है तो कितना प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अब उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा अपॉन थीटा माइनस 1। क्लियर? अब कैसे भाई, ये n क्या है, तो ये n हो गई हमारी नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, ये हो गई हमारी नंबर ऑफ इमेज। हमको नंबर ऑफ इमेज ही निकालनी है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया था? इतना। अब यहाँ पे क्या दी हुई है? थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री। क्लियर? अब 60 डिग्री दी है, सॉल्व कर लेते हैं। n इक्वल्स टू 360 अपॉन 60 माइनस 1 कितना हुआ? 6 माइनस 1, इट मीन्स ये आ गया हमारा आंसर 5। तो यदि 2 समतल दर्पण 60 एंगल पे रखे हुए हैं, 60 एंगल पे रखे हैं और उसके सामने कोई वस्तु है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, समझ में आया? कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। इसके ये वाला हमने पढ़ा था कि n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है प्रतिबिंब के निकालने का। कब? जब पूछा जाए कि 2 समतल दर्पण अगर किसी एंगल थीटा एंगल पे रखे हुए और उनके सामने एक वस्तु रखी है तो उनके प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो हमको क्या निकालना है? n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। क्लियर? अब इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। यदि वस्तु 2 दर्पणों के बीच रखी है और कोण के समद्विभाजक है, ये वर्ड आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में समद्विभाजक वर्ड पूछ दिया गया कि यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच में रखी है और कोण के समद्विभाजक है तो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या बताइए। उस कंडीशन में आपका जो भी आंसर आता है, अगर आपका आंसर विषम आ रहा है तो उस आंसर में आपको -1 कर देना है और कुछ नहीं करना है। यदि सम आया, ध्यान रखना, जब समद्विभाजक की बात आती है तो प्रतिबिंब की जो संख्या होती है वो किस में आती है? सम में। और अगर सम नहीं आ रही है तो आप उसमें
एक माइनस कर दीजिए, वो आपका निकल जाएगा समद्विभाजक के लिए प्रतिबिंबों की संख्या। लेकिन यदि आपको समद्विभाजक ना पूछा जाए तो आप सिंपल इस फॉर्मूले से बनाएंगे और आपकी जो प्रतिबिंब की संख्या आएगी वो हमेशा आएगी विषम। क्लियर? और अगर इस कंडीशन में विषम नहीं आ रही है तब आप क्या करेंगे, -1 कर देंगे। ध्यान रखना, अगर समद्विभाजक है तो आपको -1 करके उसको सम लेके आना है, और अगर नॉर्मल है तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है, तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी, विषम आ जाएगी। बस इसमें इतना ही करना है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट है कि यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि दो समतल दर्पण अगर एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हो और उनके बीच यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उनके बीच का प्रतिबिंब इन दोनों उस वस्तु का प्रतिबिंब इन दोनों पे कितना बनता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर? क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो कभी भी ध्यान रखना, जब दो समानांतर या जब दो दर्पण आपस में समांतर रखे हों और उसके बीच में कोई वस्तु या व्यक्ति खड़ा हो तो उसकी इमेज बनती है इनफाइनाइट, जिसको गिना नहीं जा सकता। क्लियर है? वो आपको दिखाई नहीं देती पर वो एक के ऊपर एक लेयर होती है जिसके कारण वो इनफाइनाइट लेयर्स होती है और हमको सिर्फ हमारा एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्लियर? जब हम सैलून जाते हैं या पार्लर जाते हैं तो दो मिरर लगे होते हैं आगे और पीछे, एक दूसरे के समांतर होते हैं और हम बीच में बैठे होते हैं, तो हमको एक इमेज हमारी सामने दिखती है और एक इमेज हमारी पीछे दिखती है, लेकिन उन दो इमेज के बीच में इतनी अनंत इमेजेस बनती है जो हमको दिखाई नहीं देती। तो इन चीज का ध्यान रखेंगे। पहला हमने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला, दूसरा पढ़ा अगर समद्विभाजक पूछा जाए तो आंसर हमेशा सम में आता है, और अगर आपको पूछ दिया जाए कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, इनफाइनाइट। क्लियर है? अब इतना आज हम लोगों ने पढ़ा, इन तीन चीजों की सिर्फ थ्योरी ध्यान में रखेंगे और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखेंगे, आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग एंगल को आप रख के यहाँ पे निकाल के देख लीजिएगा, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो आज हमारा परावर्तन में हमने दर्पण पढ़ा, उस दर्पण में हमने समतल दर्पण का पोर्शन खत्म कर दिया है। अब हम कल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वक्रता, केंद्र, ध्रुव, वो सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप इसको याद कीजिए, अपना बेस क्लियर कीजिए। ठीक है, और कोई भी सजेशन या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद।